नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है उसे देख रहे थे। इस इतिहास के अंतर्गत भूमिका लिखी गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। तो भूमिका हम लोग देख लिए। कुछ थोड़ा बहुत जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो है अपने बारे में लास्ट में व्याख्यान देते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो एक पैराग्राफ है तो उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ से वक्तव्य स्टार्ट होता है, यानी इनकी भूमिका स्टार्ट होती है अर्थात रामचंद्र शुक्ल का। तो इससे पहले जो है थोड़ा बहुत रामस्वरूप चतुर्वेदी की कुछ बातें और रह गई हैं तो उनको देख लेते हैं। एक पेज है, चलिए आ जाइए। हाँ, तो कह रहे हैं कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ये ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत छूटा था क्योंकि वहीं पे भूमिका समाप्त हो जाती है। अब ये थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में भी बताएंगे क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसके बारे में भी वो कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ आते हैं, क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने बारे में कहते हैं कि अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग, अंत में कह रहे हैं कि एक व्यक्तिगत प्रसंग के बारे में के लिए 1989 की बात रही होगी। हमें बाहर जाने का प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्तिगत प्रसंग के माध्यम में हम दिल्ली पहुंचे हुए थे। लगभग ये 1989 की बात है। अपने अस्थाई प्रवास स्थल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, अपने अस्थाई प्रवास स्थल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी तब उस समय भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक थे। उनके यहाँ पहुंचे हुए थे, वो दिल्ली में थे। अपराह्न की तंद्रा थी, शाम की समय था। बैठक से बुलावा आया, उधर गया। तो मैं उधर गया तो देखा कि श्री सुधाकर पांडे प्रधानमंत्री काशी नागरी प्रचारित सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्रायः आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रख दिया। क्या रखा? यही प्रस्ताव रखा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास लगभग 1940 ईस्वी की समय सीमा पर समाप्त हो जाता है। क्या उसके अगले चरण के रूप में उस इतिहास क्रम को आगे बढ़ा सकता हूं? तो उनके सामने प्रस्ताव रखा गया उन लोगों के द्वारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो लगभग 1940 तक तो कवर है, लेकिन 1940 के आगे का चरण जो है, क्या आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं? 1940 से आगे का सभा के लिए कह रहे हैं कि सभा के लिए आप इतना कर सकते हैं। आगे बात आती है कि कहना होगा। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कहना होगा कि बड़े उल्लास और आत्मतोष का क्षण था वह मेरे लिए। कह रहे हैं कि जब ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया तो मेरे सामने जो है बड़ा उल्लास और आत्मतोष का, संतोष का एक क्षण था। सभा की ओर से कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास का अगला चरण मैं रखूं और इससे बड़ी कृतकृत्यता किसी आलोचक के लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इनका ये कहने का मतलब। फिर कह रहे हैं कि पर उल्लास के बीच भी आचार्य के वैशिष्ट्य और अपनी सीमा का ध्यान बना रहे। सुधाकर जी की प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैंने उनसे कहा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास तो अपने में परिपूर्ण है। मैंने कह दिया कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो अपने आप में परिपूर्ण है। जिस अपने विचार को उपयुक्त विवेचन में पल्लवित करने का यत्न भी किया है उसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता।
उसमें कुछ आगे नहीं जोड़ा जा सकता, वृत्त के तौर पर भी नहीं और वृत्त के तौर पे भी नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरे यह कि मैं स्वयं एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूं, और इन्होंने कहा कि भाई उसके आगे तो कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरे, और अपनी बात ये भी कहें कि दूसरे यह कि मैं एक स्वयं एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूं जिसका नाम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, जिसका नाम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, जो 1986 ईस्वी में लिखा गया। कह रहे हैं सभा के लिए लिखने पर उसकी पुनरावृत्ति भर होगी। अगर मैं सभा के लिए फिर से लिखने की अगर कोशिश करूं तो बस वही हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास फिर दोहराऊंगा, क्योंकि वो लिख चुका हूं, पहले ही लिख चुका हूं। अगर मैं दोबारा, अगर आपके कहने पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो उसी की पुनरावृत्ति होगी और कुछ नहीं होगी। तो कह रहे अतः जो विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है उसका सम्मान करते हुए भी मैं इतिहास लिखने के इस नए दायित्व को स्वीकार न कर सकूंगा, और जो आपने मुझ पर भरोसा या विश्वास जताया है उसको, उसका सम्मान रखते हुए भी मैं इतिहास लेखन के इस नए दायित्व को स्वीकार न कर सकूंगा। बात तो वहां पूरी होगी और बात वहीं पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। मेरा उपयुक्त इतिहास यदि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के परिशिष्ट रूप में भी स्वीकृत होता है तो मैं अपने इस लेखन को सार्थक मानूंगा। कह रहे हैं कि अगर मेरा जो इतिहास लिखा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अगर वह रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर परिशिष्ट के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं अपने लेखन को सार्थक मानूंगा कि मेरा लिखना सफल हो गया। आचार्य शुक्ल के इतिहास का अपना वैशिष्ट्य पिछले पृष्ठों में व्याख्या करने का यत्न किया है। यो मूल की कुछ झलक और परिशिष्ट की छाया दोनों आपके सामने है। इससे हिंदी साहित्य का इतिहास कितना कुछ उजागर होता है और कितना उसका अर्थ विस्तारण, यह निर्णय स्पष्ट ही पाठक का होगा। तो इन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी दिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अब यहाँ पर इनका भूमिका तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब यहाँ इनका वक्तव्य भी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं जिनका ये इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थात रामचंद्र शुक्ल, वो अपने इतिहास के बारे में क्या लिखते हैं, उनकी भूमिका देखते हैं। तो चलिए, ये है प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण का वक्तव्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा क्या दिया गया है। तो शुक्ल जी कहते हैं, हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अब यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1883 होना चाहिए था, पर ये जो है मिस प्रिंटिंग है तो इसको सुधार लेंगे। 83। शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो शुक्ल जी कहते हैं हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह। अब ध्यान रखें, इसका क्या नाम वो देते हैं, वृत्त संग्रह। तो प्रश्न ये बनता है कि शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। तो नाम दिए हैं वृत्त संग्रह। ठीक है, यहां मैं कट कर देता हूं, एक मिनट, ये डेट थोड़ा सा मिस्टेक है, 1883 होना चाहिए था। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। फिर कहते हैं इसके पीछे यानी इसके बाद में सन 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। अब यहां देखिए, इनके इतिहास ग्रंथ को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा गया है।
तो ग्रियर्सन जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान जो लिखे हैं, उसका जो समय देखें तो सन 1888 है। 1888 में वो प्रकाशित हुआ था, लेकिन पुस्तक का रूप जो है 1889 ईस्वी में लेता है। तो यहाँ पर अगर 1889 भी लिखा है तो सही है, क्योंकि पुस्तक के रूप में 1889 में छपा था, और इस तरीके से जो है पत्रिका के माध्यम से वो पहले प्रकाशित हुआ, तो पत्रिका के रूप में 1888 में ही प्रकाशित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि एक तो वृत्त संग्रह का है, और यहाँ जो है बड़ा कवि वृत्त संग्रह कह दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि काशी की नागरी प्रचारी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश की अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। कह रहे हैं शुक्ल जी कि नागरी प्रचारी सभा का ध्यान शुरू में ही इस बात, जब उसका स्थापना हुई तो उसका स्टार्टिंग था, शुरुआती था, तो कह रहे हैं कि शुरू में ही इस बात की ओर उसका ध्यान गया कि सहस्त्रों हजारों हस्तलिखित हिंदी की पुस्तकें देश की अनेक भागों में, कहीं राज पुस्तकालयों में तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हुई है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 ईस्वी से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया, यानी पुस्तकों को खोजने का काम हाथ में ले लिया। कौन? नागरी प्रचारी सभा काशी ने। सन 1911 तक की खोज अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। कह रहा है कि 1893 में उसकी स्थापना हुई, तो जब से वो वर्क करना शुरू किया तब से लेकर 1911 तक उसने जो खोजबीन की उसमें लगभग 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों को खोजा, और उन अज्ञात कवियों को और ज्ञात कवियों की अज्ञात ग्रंथों का भी पता लगाया, ज्ञात ग्रंथों का भी पता लगाया, मतलब सारी छानबीन हुई। इसके बाद जब इन सब का पता लग गया तब सन 1913 ईस्वी में, कब? सन 1913 ईस्वी की बात है, आ जाइए। सन 1913 ईस्वी में इस सारी सामग्री, अब जो सामग्री इकट्ठा हो गई थी, उन सारी सामग्री की बात कर रहे हैं, उन सारी सामग्रियों का उपयोग करके श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र, अब मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र तीनों हैं, लेकिन यहाँ पे बस शुक्ल जी ने एक का नाम दे दिया है और आदि लिख दिया है, ठीक है। तो आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। अब यहाँ शुक्ल जी ने क्या कहा? इनके ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, तो ध्यान से समझेंगे। ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहें, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को केवल कवि वृत्त संग्रह कहें या वृत्त संग्रह, लेकिन मिश्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ है उसको बड़ा भी कहे, भारी भी कहें, कवि वृत्त संग्रह, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका प्रकाशन 1913 में और 3 भागों में प्रकाशित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में प्रकाशित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा वो बेस कहाँ से लिए। तो जो नागरी प्रचारी सभा काशी है उसने जो ज्ञात अज्ञात जो भी पुस्तकों की खोजबीन की, सैकड़ों पुस्तकों की, तो उन्हीं को आधार बनाकर उन्हीं सामग्रियों का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ बहुत बड़ा विस्तृत बनाया। लगभग 5000 कवियों का जिक्र किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं कि
इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ है, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र भी कर रहे हैं और अध्यापक दोनों कर रहे थे। कह रहे हैं कि जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ है, नियम बना है कि भाई उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, तब से साहित्य की विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता विद्यार्थी भी कर रहे हैं और अध्यापक भी कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। कह रहे हैं कि जो भी पुस्तकें बनी या उनकी भी जिक्र कर रहे हैं कि उसका जो है, अगर हम विभाजन नहीं करेंगे, काल विभाग नहीं बनाएंगे, तो उसका अध्ययन कर पाना बड़ा कठिन दिखाई पड़ता था। तो अगर हम कहें विभाजन हुआ है, चाहे वो ग्रियर्सन ने किया, चाहे मिश्र बंधुओं ने किया, स्पष्ट नहीं है, सम्यक निरूपण यानी व्यवस्थित नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो व्यवस्थित नहीं होता है तो इतिहास का सच्चा अध्ययन करना कठिन दिखाई पड़ता था। तो कह रहे हैं 7-8, अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। कह रहे हैं 7-8 वर्षों का संचित ग्रंथ राशि वो सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण किया होता। कह रहे हैं कि सामग्री तो 7-8 साल का था, इकट्ठा हो गया था, लेकिन उसको जो है उसका वर्गीकरण, उसको किस सारणी में किधर किस ढंग से रखा जाए, ठीक है, जिससे सुगमता हो, ऐसा जो है वर्गीकरण अभी तक नहीं हुआ था। तो कह रहे हैं कि जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण हो जाता, अभी तक नहीं हुआ था। तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती हैं। अब कह रहे हैं कि अगर भिन्न भिन्न कवियों की केवल नाम के कालक्रम से या वर्णमाला के आधार पर या जैसे भी अगर साहित्य के इतिहास में उनको गूंथ दिया जाए, एक माला बना दिया जाए, तो वो इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती हैं, वो जो है पूर्ण रूप से जो है साहित्य में जो है मदद नहीं कर सकती। ठीक है, उसका वर्गीकरण होना चाहिए सिस्टम से। सारे रचनाकार को केवल, अब ये देखिए शुक्ल जी, ये कथन इंपॉर्टेंस है, यहाँ मैं रेड से कर देता हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या होता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है, कह रहे हैं कि सारे रचना काल को केवल आदिकाल कह दे, मध्य कह दे, पूर्व कह दे, उत्तर कह दे, आंख मूंद करके केवल बांट दिया जाए, सोचा समझा ना जाए, यह भी न देखा जाए कि किस खंड के भीतर क्या आ रहा है क्या नहीं। तो इस प्रकार से अगर बांटे हैं तो वृत्त संग्रह है, और वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं माना जा सकता। ठीक है, फिर कह रहे हैं शुक्ल जी कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब मैं इतिहास लिखने बैठा उससे पहले की वो बात कर रहे हैं अपनी, कि 5-6 वर्ष पहले मैंने छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। कह रहे हैं कि बदलती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हैं
इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा मैंने खड़ा कर लिया था नोट्स के रूप में। तभी तभी कह रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर, कह रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर, हिंदी शब्द सागर शब्दकोश है वो जब समाप्त हुआ, लिखा गया, संपूर्ण रूप से लिखा गया, तो कह रहे हैं समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। तो जब समाप्त हो गया तो ये निश्चित किया गया कि इसकी भूमिका लिखी जाए, इसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास लिखा जाए, देना स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा, और इसीलिए कह रहे हैं कि अतः एक निश्चित समय डिसाइड किया गया कि इतने समय में इसको परिपूर्ण कर देना है, पूरा कर देना है। तो एक निश्चित नियत समय के भीतर ही इस इतिहास को लिखकर पूरा करना पड़ा। ठीक है, साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी। कह रहे हैं कि इस इतिहास को लिखने के लिए, साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए जितनी सामग्री की मुझे आवश्यकता थी उतनी उस समय, उस अवधि में इकट्ठा न हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। पर जहां तक हो सका आवश्यक, जरूरी सामग्री को ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए उस कार्य को क्या किया गया, पूरा किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझता हूं, या मुझे आवश्यक जान पड़ता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस पद्धति का अनुसरण करके मैंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं। तो कह रहे हैं कि पहले काल विभाग को लीजिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले तो पहले काल विभाग को लीजिए जो इनका वीर गाथा काल है। करेंगे पहले काल, सबसे पहले काल विभाग को लीजिए, जिस काल विभाग के भीतर, अब यहां देखिए, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, अधिकता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है। उसको क्या किया गया है, इस पुस्तक में एक अलग से कालखंड मान लिया गया है, और उसका नामकरण, कह रहे हैं कि और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। और उस कालखंड का मैंने नामकरण भी किया है। तो जिन रचनाओं की प्रचुरता है, अधिकता है, उनके स्वरूप को मैंने देखा है कि वो किस स्वरूप की रचनाएं हैं। तो जिस प्रकार की वो रचनाएं हैं उन्हीं के स्वरूप के अनुसार, उन्हीं स्वरूपों के अनुसार मैंने उनका नामकरण किया है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। आगे बढ़ें। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ही प्रकार की रचना सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब उदाहरण के स्वरूप में समझा रहे हैं कि जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, कह रहे हैं कि किसी काल की मैं बात कर लूं, उसमें जो है 5 प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की रचनाओं की संख्या 10 है, और दूसरे प्रकार की रचना की संख्या 5 है, तीसरे की प्रकार की रचना 6 है, और चौथे प्रकार की रचना 7 है, और पांचवें प्रकार की रचना केवल 2 ही है। इस क्रम में मिलती हैं, यानी पहले प्रकार की जो रचना है उनकी संख्या 10 है, और जो दूसरे प्रकार की रचना लिखी गई है 5 प्रकार की लिखी गई है, 5 ढंग की। तो जो पहले ढंग की रचना लिखी गई हैं उनमें उनकी संख्या देखा जाए तो 10 रचनाएं उसमें मिल जाती हैं पहले ढंग की। जैसे मान लो वीरता परक लिखी गई तो उस टाइप के 10 रचनाएं मिल गई। दूसरा ढंग में हम मान लेते हैं कि चलिए सिद्धों की रचनाएं,
तो इनकी रचनाएं 5 हमको मिल गई। तीसरे प्रकार की चलिए हम मान लेते हैं जैनों की रचनाएं, तो 6 मिल गई हमको। चौथे प्रकार की 7 रचनाएं, चौथे ढंग की जो रचना है वो 7 मिल गई। चलिए हम मान लेते हैं इसमें जो है हमको रास साहित्य मिल गया। इसके बाद 5वें प्रकार की जो रचना है वो 2 ही मिली। चलिए इसको हम जैसे उदाहरण के स्वरूप समझ लेते हैं कि मान लीजिए लौकिक साहित्य मिल गया। तो इस प्रकार की रचनाएं मिल गई। तो कह रहे हैं कि अब बताइए सबसे ज्यादा किस प्रकार की रचना लिखी गई है। तो सबसे ज्यादा हम अगर रचना देखें तो जो ये पहले प्रकार का लिखा गया, पहले ढंग की जो रचनाएं लिखी गई हैं उनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। उनकी संख्या क्या है? 10 है। उनकी संख्या क्या है? तो 10 है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो रासुप साहित्य लिखा गया है तो रासुप साहित्य में 10 हो गए, चाहे वीरता परक जो रचनाएं हैं वो 10 हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि तो जिस ढंग की रचना की पुस्तक 10 पुस्तकें हैं, जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसी की प्रचुरता कही जाएगी। तो आप प्रचुरता किसकी मानेंगे? तो 10 पुस्तक जिसकी संख्या ज्यादा है यानी उसकी प्रचुरता ज्यादा है। अब उसी के आधार पर हम नामकरण करेंगे, शुक्ल जी ये कह रहे हैं। लेकिन ये भी चीज बता रहे हैं कि जबकि शेष ढंग की सभी पुस्तकों को मिला दिया जाए तो 20 हो जाएंगी, जबकि 10 से ज्यादा हो जा रही हैं, लेकिन उनके ढंग अलग अलग हैं, वो अलग अलग प्रकार की हैं, और 10 यहां अकेले एक ही प्रकार की हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ज्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिस प्रकार की रचना ज्यादा लिखी गई है उन्हीं को हम बेस बना करके नामकरण कर रहे हैं। कह रहे हैं यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि, और दूसरी बात यह है कि प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हों, वो यानी संख्या में भी जाता हूं और वही प्रसिद्ध भी हूं, ये भी हमने ध्यान दिया है, शुक्ल जी कह रहे हैं। और उस ढंग की रचना का उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरी ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी भी मिल जाए तो भी प्रसिद्धि मिल जाया करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अगर जिस समय जो रचनाएं प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई, तो कह रहे हैं कि वो प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों को की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन दोनों बातों का हमने ध्यान रखा है और दोनों बातों का ध्यान रख करके हमने काल विभाजन किया है। कौन कौन? तो किस प्रकार की रचना की प्रचुरता है, अधिकता है, और दूसरा किस प्रकार की रचना की प्रसिद्धि है। तो प्रसिद्धि को भी ध्यान में रखे हैं और प्रचुरता को भी ध्यान में रखे हैं और रख करके उन्होंने नामकरण किया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। आदि काल का नाम मैंने क्या रख दिया? वीर गाथा काल रख दिया। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो आदि काल है उसका नाम मैंने क्या रख दिया है? वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। फिर आगे बढ़ें। कह रहे हैं कि उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। अब ये आदि काल के भीतर की बात कर रहे हैं कि जो मैंने वीरगाथा काल रख दिया है नाम, उसके अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। कह रहे हैं कि 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहले प्रकार की रचना अपभ्रंश की है और दूसरे प्रकार की रचना देश भाषा में मिलती है। ठीक है, एक अपभ्रंश में मिलती है और दूसरी देश भाषा में मिलती है। देश भाषा मतलब बोलचाल की भाषा में जिसको लोग बोलते थे, और अपभ्रंश जिसमें रचनाएं लिखी जाती थी। कह रहे हैं कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी साहित्य की कोटि में नहीं आती। कह रहे हैं कि अपभ्रंश की पुस्तकों में तो कई जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, और जिनका उल्लेख
केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। कह रहे हैं कि उनका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं, यह दिखाने के लिए कर रहा हूं कि आपको पता चले कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। वो साहित्य की कोटि में नहीं आती, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये कथन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे करें कि साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे में है, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति तो निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। कह रहे हैं कि साहित्य की अगर पुस्तकें हम देखें, यानी अपभ्रंश भाषा को जो पुस्तकें हैं, अपभ्रंश भाषा की जो पुस्तकें हैं, उनको साहित्यिक पुस्तक कहते हैं। शुक्ल जी जो है साहित्यिक पुस्तकें किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश भाषा वाली को कहते हैं, जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। क्योंकि साहित्य उस समय अपभ्रंश भाषा में लिखा जा रहा था। तो साहित्यिक पुस्तकें केवल 4। कौन कौन, आपको ये ध्यान रखना है और बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, विजयपाल रासो पहली रचना है, विजयपाल रासो। ठीक है, दूसरी रचना है हमीर रासो, तीसरी कीर्तिलता और चौथी कीर्ति पताका। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 4 ही है जो अपभ्रंश में लिखी गई हैं। ठीक है, लिखेंगे। अब इनको क्रम में हम कर देते हैं कि हम ही विजय होंगे, हम ही विजय होंगे कीर्ति पताका के संग। कीर्ति पताका के साथ। ठीक है, कह रहे हैं हम ही विजय होंगे कीर्ति पताका के साथ। 4 है, तो कीर्ति से कीर्तिलता और पताका से कीर्ति पताका। ठीक है, और विजय से विजयपाल रासो और हम से हमीर रासो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कोडिंग करके इसको याद रख सकते हैं। केवल 4 हैं। अब चलते हैं देश भाषा। देश भाषा का मतलब होता है, देश भाषा जो काव्य ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि बोलचाल की भाषा। क्या होगी? बोलचाल की भाषा। ये साहित्य की भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषा। इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं? इसके अंतर्गत शुक्ल जी कहते हैं कौन कौन सी रचनाएं आ रही हैं। कह रहे हैं कि खुमाड़ रासो, खुमाड़ रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो ये 8 रचनाएं देश भाषा के अंतर्गत, बोलचाल की भाषा के अंतर्गत जो काव्य लिखे गए वो 8 हैं। ठीक है, खुमाड़ रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ठीक है, अब देखिए आल्हा, परमाल रासो आल्हा का मूल रूप है। ठीक है, आल्हा का क्या है? मूल रूप। जो आल्हा इस समय आल्हखंड के नाम से जाना जाता है, जो पुस्तक मिलती है, उसका जो है मूल रूप परमाल रासो के रूप में है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से, कौन? 4 साहित्यिक और 8 बोलचाल की, यानी देशी भाषा। तो 8 4 12, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। कह रहे हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का लक्षण निरूपण यानी प्रवृत्ति की पहचान और उसका नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तो बिसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही। कह रहे हैं कि इनमें से अंतिम 2 को छोड़ दीजिए,
और विसल देव रासो को छोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा देता हूं। इनमें से अंतिम दो को कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि अंतिम दो को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए और ये विसल देव रासो को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए? 5। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से अंतिम दो तथा विशलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही होते हैं, वीरगाथात्मक ही हैं। अब भ्रंशवाली को भी लेकर के कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। अतः इसलिए जब वीरगाथात्मक ही है, सारी रचनाएं वीरगाथात्मक ही है, 3 को छोड़ दिया जाए तो सब वीरता परख ही लिखी गई हैं, तो इसी आधार पर इस आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। पुस्तक में दिया गया है। जब हम आदिकाल पढ़ने चलेंगे तो वहां कह रहे हैं कि वहां जो है पुस्तक में संपूर्ण रूप से उसका निरूपण कर दिया गया, यानी व्याख्या कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर, अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। अब मैंने तो 12 दिया, अब 12 के अलावा मिश्र बंधुओं ने 10 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी पुस्तक? तो भागवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, सम्मतसार, पत्तली, अन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रेवंत गिरिरासा, नेमिनाथ चौपई, उवेश माला या उपदेश माला। तो कह रहे हैं कि जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने जो आदिकाल लिखा है, पहला जो उनका काल है, उसमें 12 पुस्तकों के अलावा 10 पुस्तकों का नाम और भी दिए हुए हैं, तो उनका ये जिक्र कर दिए शुक्ल जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है। अब 10 में से जो है नंबर 1, कौन नंबर 1 है? ये वाली भागवत गीता। कह रहे हैं कि इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट होता है। उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है कि ते ही दिन, ध्यान से समझिएगा, ते ही दिन कथा किन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊ। अब यहाँ क्या है, इसमें खड़ी बोली की झलक दिखाई पड़ती है, और इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि जो मिश्र बंधुओं ने जो पहली पुस्तक का नाम भागवत गीता दिया हुआ है, वो पुस्तक जो है पीछे की यानी बाद की लिखी हुई जान पड़ती है। ठीक है, बाद की लिखी हुई जान पड़ती है, उस समय की नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों के द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाइयों को देखकर अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को, थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्दत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितना इन्होंने जो है मिश्र बंधुओं के ऊपर जो है उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यदि जो लोग वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का केवल द्वित्व देख लेते हैं कि 2 बार जो है कोई वर्ण आ गया है, उसको देख करके प्राकृत भाषा कह देते हैं कि इसमें प्राकृत भाषा है, और कहीं चौपाई को देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझ जाते हैं, जो भाव को, थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्दत पदों को संवत 1000 क्या अगर उस संवत 500 का भी बता दें तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ठीक है, अर्थात ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का या गड़बड़ पाठ ही
सावधान करने के लिए काफी है, सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। अब एक पुस्तक के बारे में तो शुक्ल जी ने कह दिया, अब रही 9 पुस्तकें। शुक्ल जी कहते हैं कि अब रही 9 शेष 9 पुस्तकें, उनमें दूसरी नंबर, 7वीं नंबर, 9वीं नंबर और 10वीं नंबर जैन धर्म के तत्व निरूपण पर आधारित है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने 10, एक तो बाद की पुस्तक है, उसका काम ही खत्म हो गया। अब बाकी जो 9 बची, उसमें से दूसरी नंबर की और 7वीं नंबर की और 9वीं नंबर की और 10वीं नंबर की, जो ये 4 किताबें हैं, ये जैन धर्म के तत्व निरूपण संबंधित हैं और इनको मैं पहले ही कह दिया हूं कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब एक तो उधर से निकल गई, 4 यहां निकल गई, यानी 5 निकल गई। ठीक है, अब बची 5 पुस्तकें। तो उनमें से कह रहे हैं कि उनमें से नंबर 6 वाली जो पुस्तक है वो योग की पुस्तक है, वो साहित्य की पुस्तक नहीं है, योगा की पुस्तक है। और जो नंबर 3 नंबर की जो पुस्तक और 4 नंबर की पुस्तक है, वो केवल नोटिस मात्र है, वो केवल नोटिस मात्र है, वो पुस्तक वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, केवल नोटिस मात्र है कि ये पुस्तक है, नाम है केवल। इसके बाद क्योंकि वो चीज उपलब्ध नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो उपलब्ध नहीं हो रही है, वो नोटिस मात्र केवल है। फिर कह रहे हैं अब कितने हो गई, तो हो गई हमारी 5, 6 और 6 और 2 8, 8 पुस्तकें इसमें से निकल गई। अब कह रहे हैं विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है, उसमें कुछ विषयों का कुछ विवरण नहीं है। तो इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची और उसके बाद 2 ही पुस्तकें इनकी बच रही हैं, जिनको हम साहित्यिक, चलो साहित्यिक पुस्तकें कह लेते हैं। ठीक है, बची जो वर्णनात्मक हैं, वो भी कैसी है, वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, एक में नंद के जोनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। अब कह रहे हैं कि अगर इन दोनों पुस्तकों को साहित्य के अंतर्गत रख भी लिया जाता है, तो मैंने जो नामकरण किया है उस नामकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ये कुछ अलग ही हैं। ठीक है, संख्या में, प्रचुरता में वृद्धि नहीं कर सकती। हमारा जो वीरगाथात्मक जो पुस्तकें हैं उन्हीं की संख्या ज्यादा रहेगी, इनको अगर एक्सेप्ट भी कर लूं तो भी। ठीक है, फिर कहना है यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की भी 9 पुस्तकें साहित्य की भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि इनकी ये 9 पुस्तकें अगर साहित्य के अंतर्गत आ जाती और भिन्न भिन्न प्रकार की होती, 9 प्रकार की होती, तो भी मैंने जो नामकरण किया है उस नामकरण में कोई भी बाधा नहीं डाल सकती थी ये पुस्तकें। तो यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने नामकरण किया है उसे टाला नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, एथेंटिक मैंने किया है। फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, क्योंकि मैंने ऐसी 9 पुस्तकों का उल्लेख किया है, ऐसी 9 पुस्तकों का उल्लेख किया है जो वीरगाथात्मक हैं, वीरता परक रचनाएं हैं, और किसी भी प्रकार की 9 रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, केवल एक ही प्रकार की, अरे वही 9 हैं। अब कह रहे हैं एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा हैं। अब कह रहे हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत तो 2 काव्य धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक जो है सगुण काव्य धारा निर्दिष्ट होती हैं। कह रहे निर्दिष्ट की गई है, फिर भी प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। इसके बावजूद भी दोनों की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से क्या हो रही हैं, लक्षित हो रही हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। कह रहे हैं कि निर्गुण धारा में जो 2 लक्षित होती हैं, पहली होती है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी होती है प्रेम मार्गी सूफी शाखा। और तीसरे की बात कर रहे हैं, जो सगुण धारा है, निर्गुण में तो 2 हो गई, सगुण धारा की भी 2 लक्षित होती हैं। कौन कौन, तो शुक्ल जी उसका नाम देते हैं कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा।
राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। फिर कह रहे हैं कि इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मनमाना ढंग से जो है निर्गुण और सगुण करके और उसमें राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा मैंने ऐसे कर दिया है, तो नहीं, मनमाने ढंग पर नहीं है। क्या उसकी सफाई पेश करते हुए कहते हैं कि उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। कह रहे हैं कि उनको अलग करने वाली विशेषताएं हमने अच्छी तरह से दिखाई है, उसे देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, यानी ध्यान में आ जाएगी। तो ये हो गया भक्ति काल। अब रीति काल के नामकरण पे बात करते हैं। कहते हैं कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कह रहे हैं कि रीति काल के अंतर्गत रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग यानी उसका बंटवारा, जैसे भक्ति काल का उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, यानी उपविभाग कर दिया है। कह रहे हैं कि वैसे रीतिबद्ध रचनाओं की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। ठीक है, इसलिए वो बंटवारा नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं, रचना के स्वरूप यदि आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों में डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जैसे क्योंकि इनसे पहले जो है मिश्र बंधुओं ने लिखा है और वो पूर्व और उत्तर नाम दिए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि खाली उसी में उत्तर और पूर्व लगा करके और उसको बांट देना ऐतिहासिक काल विभाजन वो नहीं कहलाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। आप पूर्व और उत्तर जो लगा रहे हैं कि ठीक है कि पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, तो वो पूर्व और उत्तर जो आप लगा रहे हैं, मिश्र बंधु का उन समय ग्रंथ प्रकाशित हो गया था, तो उसी को आधार बनाकर ये बोल रहे हैं कि जो पूर्व और उत्तर आप लगा रहे हैं, अगर उसके अलग अलग लक्षण नहीं बताएंगे, तब तक ये विभाजन मान्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर कह रहे हैं कि इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। अब जो है उनके ऊपर बोल रहे हैं ग्रियर्सन के ऊपर, कि ग्रियर्सन जो है जैसे लिख दिए हैं तुलसीदास का समय या फिर किसी कवि का नाम लेकर के या किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, तो वो कह रहे हैं कि इस टाइप से किसी व्यक्ति या प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अगर आप किसी काल का नाम रख देंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि तो सबसे पहले ये दिखाना होगा कि उस समय उस काल प्रवर्तक जिस काल का नाम उस कवि के नाम पे रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उस काल प्रवर्तक में कवि का यह प्रभाव उस काल के जितने कवि हैं उन कवियों पर सामान्य रूप से पाया जाता है, तब तो ठीक है, अन्यथा विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस जो आप विभाजन कर रहे हैं उसका कोई पुष्ट आधार होना चाहिए, ऐसे बंटवारा आप नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्याय लोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। अब देखिए शुक्ल जी ने ये बड़ी बात कह दी, कह रहे हैं कि रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर यानी भविष्य में आगे चलकर शायद विभाग यानी उपविभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। पर अभी तक इस ग्रंथ को मैं लिख रहा हूँ जो पहला संस्करण है, तो उसमें कह रहे हैं कि अभी तक मुझे कोई उपविभाग नहीं मिला है। ठीक है, आगे भविष्य में हो सकता है गहन छानबीन हो, आने वाले कवि आने वाले विद्वान करे तो हो सकता है इसका विभाजन संभव हो, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। कह रहे हैं कि रीतिकाल के संबंध में 2 बातें मुझे और कहनी है।
कहते हैं कि इस काल के कवियों का जो परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ। कह रहे हैं कि इस काल के जो कवि हैं उनके परिचयात्मक वृत्तों की मैंने छानबीन ज्यादा नहीं किया है, यानी प्रामाणिकता मेरे पास नहीं है, मतलब अधिक नहीं प्रवृत्त हो पाया हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सभी कवियों का या ज्यादा कवियों का जिक्र नहीं किया है और न उनकी छानबीन की है ज्यादा, और न उनका जो है इतिहास लिखा है, उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैंने विचार किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कवि का कीर्तन करना नहीं था, बल्कि इस इतिहास का एक पक्का व्यवस्थित ढांचा, एक नेय तैयार करना था। ढांचा का मतलब क्या हो गया? एक आकार देना था, एक ढांचा खड़ा करना था। ठीक है, अतः अतः अब आगे कह रहे हैं कि अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। अब कह रहे हैं कि जो रीतिकाल के कवियों का जो मैंने परिचय लिया है वो मैंने मिश्र बंधु विनोद, यानी मिश्र बंधुओं के ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद, वो उन्हीं में से मैंने क्या कर दिया, कवियों को ले लिया है। अब जो मुझे उचित कवि लगे उनको मैंने क्या कर लिया, वहां से एक्सेप्ट कर लिया। कह रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन परिष्कार भी किए हैं, और कह रहे हैं कि जो कवि लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि हूबहू जैसे लिए वैसे लिख दिए हैं। कह रहे हैं कि कुछ कवियों के विवरणों में मैंने परिवर्तन भी किया है, परिष्कार भी, सुधारा भी है। जैसे जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ठाकुर, दीनदयाल, गिरीश, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में मैंने कुछ हेर फेर किया है। ठीक है, बाकी जो है सीधे सीधे रख दिया गया है। कहना यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख अगर मैं नहीं कर पाया हूं या उल्लेख नहीं हुआ है मेरे द्वारा, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य की हानि नहीं हुई, तो भी मेरा उद्देश्य है उस उद्देश्य में किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। ठीक है, इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों का नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। कहना है कि रीतिकाल में मैंने जितने कवियों का नाम अपनी पुस्तक में दे रहा हूं या और उनके जितने ग्रंथों का मैंने नाम दिया है वही आवश्यकता से ज्यादा मालूम हो रहे हैं, वही ज्यादा हो गए हैं। अब उसमें ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं शुक्ल जी? कह रहे हैं कि रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तकों में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। कह रहे हैं कि जो मैंने कवियों की विशेषताओं के संबंध में मैंने संक्षिप्त विचार जो अपना प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए है। ठीक है, केवल दिग्दर्शन मात्र के लिए है। किसी इतिहास की किसी पुस्तक में किसी कवि का पूरी आलोचना किया अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ये पंक्ति किसके हैं? ठीक है, कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। फिर कहते हैं कि किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र या प्रबंध पुस्तक के रूप में मैं लिखूंगा। कह रहे हैं कि यदि मुझे किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो मैं अलग से एक पुस्तक में क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। जैसे उन्होंने जायसी पर लिखा, तुलसी पे लिखा, सूरदास पे लिखा, उनको मालूम हुआ, उनको लगा कि लिखना चाहिए तो लिख दिए। फिर कह रहे हैं बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है। कह रहे हैं कि जो खूब प्रसिद्ध कवि थे उनके बारे में थोड़ा सा मुझको विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक भी कहा है, यानी कुछ को बाधक कहा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल, अब रीतिकाल समाप्त, अब आधुनिक काल के बारे में कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल में अगर कोई बड़ा घटना हुई है तो वो है गद्य का आविर्भाव।
वही सबसे बड़ी और सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। कह रहे हैं कि इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इसे थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। कह रहे हैं कि जो वर्तमान के कवि हैं उनके बारे में कुछ भी लिखना, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है कि झूठे एक जो है विपत्ति को मैं क्या कर रहा हूं, मोल ले लूंगा। पर कह रहे हैं कि पर जी न माना, और वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचना के साथ डरते डरते किया गया है। तो ये कथन किसका है? ये भी कथन शुक्ल जी का है। आगे बढ़े, कहते हैं कि वर्तमान काल के अनेक प्रतिभांशपत्र और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से भूल से छूट गए होंगे, तो इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। तो मैं उनसे क्षमा करता हूं। यानी आधुनिक काल में जिन कवियों का नाम छूट गया हो या उनकी कृतियां छूट गई हो मुझसे, तो मैं उन महानुभावों से क्षमा मांगता हूं, क्षमा की प्रार्थना करता हूं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कह रहे हैं कि जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दिया कि इस पुस्तक को जल्दी में लिखना पड़ा है, इसलिए इस पुस्तक का जो मैं रूप रखना चाहता था वो भी अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। कह रहे हैं कि अगर ये आप समझ रहे हैं कि ये कवि छूट गया, उनका नाम देना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसका उद्देश्य संग्रह इकट्ठा करना नहीं था कि सभी कवियों को सभी को संग्रह कर दिया जाए। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। जब इसका अगला संस्करण आएगा तो आधुनिक काल के कवियों या किसी भी काल के कवियों की अगर प्रसार किया जा सकता है तो उसमें संभव है कुछ और अधिक प्रसार हो सकता है, संभव होगा तो। फिर कह रहे हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। अब बता रहे हैं कि जब ये मैं भूमिका लिख रहा हूं तो भूमिका से पहले ये छप चुका है, छप गया था, उसके बाद जो है ये पुस्तक का रूप लेता है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी के जनवरी महीने में निकल चुका है, यानी शुरू में ही निकल गया था। अब कह रहे हैं कि इस अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। कह रहे हैं कि जब इसको मैं पुस्तक का रूप दे रहा हूं तो इस पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि और अंत में, विशेष रूप से शुरू में और अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। तो जब ये 1929 में हिंदी साहित्य के विकास नाम से छपा था तो उसमें जो है अपभ्रंश की रचनाओं को शुक्ल जी ने शामिल नहीं किया था, लेकिन जब ये पुस्तक का रूप देते हैं तो उस समय अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत विरोध होता है और उस विरोध के चलते ये जो है उसको पृष्ठभूमि के रूप में क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो वही चीज ये लिख रहे हैं कि आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। फिर कह रहे हैं
कि कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित्र और सारंगधर कृत हमीर रासो। और हमीर रासो का पता नहीं है, पर हमीर रासो का पता नहीं। कह रहे हैं कि कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति, केवल जनश्रुति के आधार पर कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम भी गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और हमीर रासो। कह रहे हैं कि हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर की प्रसिद्ध हमीर रासो की ही है। तो ये प्रश्न बनता है कि हमीर रासो का जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्राकृत पिंगलम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहां से मैं हाईलाइट कर देता हूं कि हमीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर रासो के युद्धों के वर्णन के कई बहुत सारे ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध रचना हमीर रासो के ही हैं। तो ये कथन किसके हैं? ये शुक्ल जी के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वाले को भी हो जाए और धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। कहते हैं कि मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। देखिए, शुक्ल जी ने फिर दोबारा इसको दोहराते हुए बात, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि जो मिश्र बंधु का जो मिश्र बंधु विनोद रचना है, कह रहे हैं कि उसके जो संकलनकर्ता हैं, जो उसको लिखने में हेल्प किए या उसको लिखे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं रीतिकाल के कवियों का परिचय मैं वहीं से लिया हूं। फिर कह रहे हैं कि हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। कह रहे हैं कि हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर, हिंदी पुस्तकों की खोज क्या, जो नागरिक प्रचारित सभा काशी ने जो पुस्तकों की खोज की थी, जो खोज की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट को भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह जब हुआ है, जहां जहां मुझे संदेह हुआ वहां उलटनी पड़ी। राय साहब, बाबू श्याम सुंदर दास, बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरि जी के ब्रजमाधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखते समय कहाँ से, किन किन पुस्तकों से, किन किन ग्रंथों से जो है सहायता ली है। तो देखिए, पहला ग्रंथ यहाँ पे तो मिश्र बंधु विनोद था, दूसरा हो गया हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके बाद कविता कौमुदी जो रामनरेश त्रिपाठी की है, यहाँ से भी उन्होंने सहायता लिया, और वियोगी हरि की जो है ब्रजमाधुरी सार, यहाँ से भी वो जो है सहायता लेते हैं। तो कहते हैं कि अब 3 गो हो गई, यहाँ ऊपर वाली मिश्र बंधु विनोद के लिए तो धन्यवाद दे चुके हैं, उसके बाद इन तीनों के लिए कहते हैं कि अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब तीनों महानुभाव कौन कौन? श्याम सुंदर दास और रामनरेश त्रिपाठी और वियोगी हरि, इन तीनों के लिए कह रहे हैं कि इन तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिन कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही काम आए। कह रहे हैं कि जब मैं आधुनिक काल का प्रारंभिक प्रकरण लिख रहा था, तो उस समय जो मेरे सामने कठिनाई आ रही थी, उनमें जो है हमारे पुराने मित्र केदारनाथ पाठक जो हैं,
सहायता किए, मदद किए, काम आए, ठीक है। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कह रहे हैं कि आज तक मैंने उन्हें किसी भी बात के लिए धन्यवाद नहीं दिया और न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ और न ही अब दे सकता हूँ उनको धन्यवाद। क्यों भाई? धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं, क्योंकि अगर कोई उनको धन्यवाद कहता है तो वो उसे बदमाशी समझते हैं, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद नहीं देता हूं। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है उनकी सुधार की, जो त्रुटि रह गई है उनकी पूर्ति की और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम से सब कुछ संतोष लाभ कर सकता हूं। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल। कब? काशी से आषाढ़ शुक्ल, ये तो बाद में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, तो यहां आप ध्यान नहीं देंगे। अब आते हैं आगे। अब जब दूसरी बार ये संशोधित होता है, ये तो पहला संशोधन था, अब ये दूसरा संशोधन है, ठीक है। ये शुक्ल जी ने इस पुस्तक का जब दूसरा संशोधन, दूसरी बार इसको संशोधित और प्रवर्धित करते हैं तो इसमें क्या बदलाव करते हैं उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने जब दूसरा संशोधन किया तो दूसरे संस्करण में क्या बढ़ाया क्या घटाया, ठीक है। तो चलिए, शुक्ल जी कहते हैं कि कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। कह रहे हैं कि परिमार्जन का ये पहला अवसर मुझे मिला और इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें मुझे बढ़ानी पड़ी। जैसे वो कह रहे हैं कि आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मंत्र के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। अब देखिए, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के विरोध के कारण हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया कि अगर सिद्धों और नाथों की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं रखी जा सकती, अगर वो भक्ति परक रचनाएं हैं, अपने जो संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए रचनाएं हैं, तो फिर कबीर और तुलसी और जायसी और सूरदास ये भी तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इन्हें भी साहित्य की कोटि में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का विरोध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जताया था। तो ये प्रभाव इनको देख करके वो उन्हें भी, शुक्ल जी को भी लगा, और जिसके वजह से उन्होंने अपने आदिकाल में वज्रानियों और सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया। और वो लिख भी रहे हैं कि करना पड़ा कि कबीर द्वारा, क्यों करना पड़ा कि क्योंकि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मंत्र के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। कौन रास्ता तैयार किया था? सिद्धों और नाथों ने। कबीर के लिए भक्ति काल में संतों के लिए जो रास्ता तैयार हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था? तो सिद्धों और नाथों के द्वारा हुआ था। यही दिखाने के लिए जो है शुक्ल जी ने उसे क्या कर दिया, सिद्धों और नाथों का थोड़ा सा विस्तार के साथ वर्णन किया है। आगे कह रहे हैं कि दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं माने जा सकती। अब कह रहे हैं कि साथ में यह भी मुझे स्पष्ट करना था कि वास्तव में जो मैंने कहा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आ सकती, तो वो नहीं आ सकती उसे भी मुझे थोड़ा विस्तार से दिखाना था कि क्यों नहीं आ सकती, और उनके लिए अलग से कोई योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा आप नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भक्ति काल के अंत, अब आदिकाल में हो गया, आदिकाल में उन्होंने उतना ही बढ़ाया था। अब कह रहे हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। कह रहे हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत रामानंद और नामदेव के ऊपर भी मैंने थोड़ा विशेष रूप से विचार किया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है।
कह रहे हैं कि रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के जो अलंकार ग्रंथों की जो परंपरा की उद्गम और विकास की कुछ जो है उसको थोड़ा विस्तार के साथ दिखाया गया है कि कैसे अलंकार ग्रंथों की परंपरा चली, उसका उद्गम कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, कितना विकास हुआ, कितना विस्तार हुआ। तो इनको जो है इन सब चीजों को थोड़ा विस्तार के साथ दिखाया गया है, शुक्ल जी ये बात कहते हैं। और कह रहे हैं कि घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। और कह रहे हैं कि घनानंद के जैसे कुछ जो कवि हैं उन कवियों का भी मुख्य कवि, उन कवियों का भी आलोचनात्मक परिचय थोड़ा विशेष रूप से आपको मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं तो आगे शुक्ल जी आधुनिक काल में भी कुछ बदलाव करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मुझे मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। तो कह रहे हैं कि आधुनिक काल में थोड़ा बदलाव किया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये संशोधन हो रहा है तो कुछ रचनाएं और मुझको उपलब्ध हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ और सामग्री हमको मिल चुकी हैं और उसकी दृष्टि से एक नए रूप में आधुनिक काल को लाया गया है। हिंदी के मार्ग में कह रहे हैं कि हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है और पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल के चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। यानी पहले जो है संकेत मात्र करके जो है छोड़ दिया गया था वर्तमान को, ठीक है, जिस समय ये इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा था उन कालों को जो है केवल संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि उस समय तो मैंने संकेत मात्र करके छोड़ दिया था, लेकिन ये जो संस्करण मैं आपको दे रहा हूं समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण इसमें पूर्ण रूप से दे दिया गया है। आज तक के साहित्य की जो भी गतिविधि है उनका पूरा परिचय इसमें इस पुस्तक में अब आपको प्राप्त होगा। फिर लास्ट में लिखते हैं कि आशा है कि इस संशोधित और परिवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये जो है ये संशोधन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ गए कहां पे, तो शुक्ल जी का जो भूमिका थी वो भूमिका समाप्त हो गई। अब हम पहुंच गए हैं कहां, विषय सूची पर। विषय सूची को भी हम इसी वीडियो के अंतर्गत देख लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग कहां पहुंचेंगे, आदिकाल में, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगले वीडियो में हम सीधे आदिकाल पहुंच जाएं, ठीक है। तो चलिए 2-3 पेज है, इसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। आ जाइए विषय सूची, हमको क्या पढ़ना है। विषय सूची दिए हुए अंक पृष्ठों के हैं। कह रहे हैं कि दिए हुए जो अंक आपको दिए जा रहे हैं, ये जो अंक लिखे जाएंगे 1 2 3 4, ये पृष्ठों को बताएंगे, ठीक है। जनता और साहित्य का संबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल और इन कालों के नामकरण का तात्पर्य, ठीक है। ये काल विभाग है, इन्होंने काल विभाग किया। अब बात कर लेते हैं आपको कि आदिकाल जो उन्होंने काल विभाग किया है, आदिकाल, तो आदिकाल में क्या पढ़ना है। देखिए तब तक जो जब ये संशोधित किए हैं लास्ट वाला, तो शुक्ल जी ने विरोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया कि जो है वीरगाथा काल नहीं आदिकाल नाम होना चाहिए। तो शुक्ल जी ने जो है इसका दोहरा नामकरण कर दिया और वीरगाथा काल भी और आदिकाल भी दोनों नाम रख दिए हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं कि आदिकाल। अब आदिकाल में जो है प्रथम प्रकरण को देखिए, पहला प्रकरण 1, तो पूछा जाता है आदिकाल में प्रकरण 1 में क्या है। तो प्रकरण 1 में, आदिकाल के प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया गया है। ये पॉइंट आप नोट करिए, आदिकाल के प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया गया है। ये प्रश्न ये सब बनते हैं, प्रकरण से प्रश्न बनते हैं, तो ये भी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा बल दे करके
तैयार कराना चाहता हूं। उसके बाद इसमें परिचय दिया गया है। ठीक है, परिचय में क्या है थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं। जैसे हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, मतलब हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, ठीक है, कब से हुआ। उसके बाद दिए हैं प्राकृत भाषा हिंदी की सबसे पुराने पद, प्राकृत भाषा हिंदी की सबसे पुराने पद कौन से हैं, आदिकाल की अवधि क्या है, समय सीमा क्या है, इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति क्या है, और रासों की प्रबंध परंपरा, और कह रहे हैं इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार किया गया है, अपभ्रंश परंपरा क्या है उसके बारे में, उस पर विचार किया गया है, और देसी भाषा की रचनाओं पर भी विचार किया गया है। ये हो गई। ठीक है, तो केवल आप प्रकरण पे फोकस करेंगे तो भी हो जाएगा, बाकी चीजें थोड़ा सा मैं पढ़ते हुए निकल जाता हूं जल्दबाजी में। और जो प्रकरण 2 है, इनका प्रकरण 2 क्या है, वो अपभ्रंश काव्य, आदिकाल का जो प्रकरण 2 है उसके अंतर्गत अपभ्रंश काव्य का वर्णन है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल में प्रकरण 2 के अंतर्गत क्या है, तो अपभ्रंश काव्य का वर्णन है। जो अपभ्रंश भाषा में जो काव्य लिखे गए हैं उनका जिक्र किया गया है, किसमें, प्रकरण 2 में। तो अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव है, आविर्भाव काल है, और इस काव्य भाषा के विषय के बारे में जानकारी है। अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में है। जैन तीर्थंकरों की अपभ्रंश रचनाओं का जिक्र किया गया है, कह रहे हैं कि इनके छंद और का जिक्र किया गया है। बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय के बारे में बताया गया है। इसके सिद्धों की भाषा, यानी इसके सिद्धों की भाषा क्या है, और इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ नमूने दिए गए हैं। और ये पेज नंबर है जो 3, 4, 5, 6 जो है ये सब पेज है। अब बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप क्या था, संध्या भाषा क्या है, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव दिखाया गया है, इसकी महासुख अवस्था क्या है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल बताया गया है, इसकी वज्रयानियों से भिन्नता क्या है, किस प्रकार से गोरखनाथ और सिद्ध अलग हैं, गोरखनाथ का समय क्या था, नवनाथ कौन है उनको दिखाया गया है, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग कब मिले, और गोरखनाथ के हठ योग साधना और नाथ संप्रदाय का सिद्धांत, इनकी वज्रयानियों के साम्य और नाथ पंथ की भाषा, इस प्रथ का प्रभाव, यानी इस नाथ पंथ के जो पथ है इसका प्रभाव क्या पड़ा। फिर कह रहे हैं इनके ग्रंथ और इन ग्रंथों के विषय में जानकारी, साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार और ग्रंथकार परिचय। उसके बाद विद्यापति की अपभ्रंश की रचनाएं जो अपभ्रंश में उन्होंने लिखी है, अपभ्रंश की कविताओं की भाषा। तो इस प्रकार से सभी अपभ्रंश की, अब ये इसी चीजों को देख लीजिए, ये सब अपभ्रंश में आते हैं, अपभ्रंश भाषा में। उसके बाद प्रकरण 3 आता है, आदिकाल के अंतर्गत प्रकरण 3 आता है, और प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य का वर्णन मिलता है। जो अपभ्रंश में नहीं देश भाषा में लिखे गए काव्य हैं उनका जिक्र यहाँ किया जाता है। और यहाँ लिख रहे हैं कि वीर गाथा काल, यहीं से उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। देश भाषा काव्य को ही इन्होंने कह दिया वीर गाथा काल। ऊपर वाले को जो है साहित्य की कोटि में नहीं मानते, ऊपर की जो रचनाएं दी गई हैं, और ऊपर की ही रचनाओं को राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कर लिया है, समेट लिया है। ठीक है, और शुक्ल जी उसको छोड़ दिए हैं, और यहाँ से देश भाषा काव्य जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से ये आदिकाल को एक्सेप्ट करते हैं, यानी वीर गाथा काल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, वीर गाथा काल यहाँ पे 1050 लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, बुक में भी कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गए हैं। संवत 1050 से 1375। ठीक है, आगे देखें। देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह, इसमें के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह, यानी देश भाषा के जो काव्य हैं उनकी प्रामाणिकता पर संदेह कैसे किया गया है, और इन काव्यों की भाषा और छंद क्या है, क्या भाषा है, क्या छंद हैं, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, वीरगाथाओं का आविर्भाव, वीरगाथा रचनाओं का शुरुआत कैसे हुआ, आरंभ क्यों हुआ और कैसे हुआ, इनके 2 रूप हैं, इनके 2 रूप प्रचलित हैं,
रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रंथ का परिचय यानी जो ग्रंथ है रासो ग्रंथ है यानी वीर गाथा काल के अंतर्गत जो देश भाषा में काव्य लिखे गए हैं उन ग्रंथों का परिचय होगा। फिर ग्रंथकार का परिचय और लिखने वाले का परिचय दिया जाएगा। ठीक है, ये पेज नंबर है, पेज पर दिया गया है। अब इसके बाद आदिकाल में जो प्रकरण 4 है वो फुटकल रचनाओं का है। वो किसका है? फुटकल रचनाओं का। उसके अंतर्गत लोक भाषा के पद और खुसरो को पढ़ा जाएगा और विद्यापति को पढ़ा जाएगा। किसमें? फुटकल रचनाओं के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा काल विभाजन इन्होंने किया पूर्व मध्य काल, जिसको इन्होंने भक्ति काल कहा। देखिए दोहरा नामकरण यहीं पे कर दिए हैं, पूर्व मध्य काल और फिर भक्ति काल उन्होंने नाम दिया है। यहां से कहते हैं यहां से उन्होंने प्रकरण फर्स्ट जो लिखा है फर्स्ट में, ये यानी कि हर काल में जो प्रकरण फर्स्ट है वो सामान्य परिचय हो जा रहा है। देखिए अभी आदिकाल में जो प्रकरण फर्स्ट था वो सामान्य परिचय था। प्रकरण सेकंड जो 2 था वो जो है प्राकृत भाषा या अभ्रंश भाषा, सॉरी अब प्राकृत नहीं अभ्रंश भाषा की रचनाएं थी। और प्रकरण जो 3 था उसमें देश भाषा की रचनाएं थी। और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं। ठीक है, यहाँ भी पूर्व मध्य काल में भक्ति काल के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ प्रकरण 1 जो है सामान्य परिचय है। और इस सामान्य परिचय में देखिए क्या क्या परिचय दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां, भक्ति का प्रवाह और इसका प्रभाव क्या पड़ा, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा कैसे हुई, हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का विकास कैसे हुआ, इसके मूल स्रोत क्या है, नामदेव का भक्ति मार्ग कैसा था, कबीर का निर्गुण पंथ क्या है, निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की आत्म साधना में भिन्नता क्या है, और उसके बाद निर्गुण उपासना का मूल स्रोत क्या है, निर्गुण पंथ का जनता पर प्रभाव क्या पड़ा, और भक्ति के विभिन्न मार्गों पर के सापेक्षिक दृष्टि से विचार किया गया है। कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप है, इसमें नामदेव और इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषता, इन पर नाथ पंथ का प्रभाव और इनकी गुरु दीक्षा यानी नामदेव की गुरु दीक्षा कैसे हुई, इनकी भक्ति के चमत्कार, इनकी निर्गुण वाणी क्या है, इनकी भाषा क्या है, निर्गुण पंथ के मूल स्रोत क्या हैं, इसके प्रवर्तक कौन हैं, निर्गुण धारा की 2 शाखाएं कौन कौन हैं, ज्ञानेश्वरी शाखा और उसका प्रभाव, प्रेमाश्रयी शाखा और उसका स्वरूप, सूफी कहानियों का आधार क्या है, सूफियों ने जो कहानी बनाया उसका आधार क्या है, कहाँ से लिए, कवि और ईश्वरदास की सत्यवती कथा, सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता, कबीर की जो रहस्यवाद है वो सूफियों की रहस्यवाद से कैसे अलग है उसको दिखाया गया है, सूफी कवियों की काव्य भाषा कैसी है, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ये हो गया। अब आ जाइए ज्ञानेश्वरी शाखा यानी निर्गुण, प्रकरण 2 में जो है निर्गुण धारा स्टार्ट होती है। तो प्रकरण 2 में ज्ञानेश्वरी शाखा, निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानेश्वरी शाखा को समेटा गया है। इसमें कवि का परिचय दिया जाएगा और निर्गुण मार्गी संत कवियों का समष्टि रूप से विचार किया जाएगा। और प्रकरण 3 में जो है प्रेम मार्गी या सूफी रचनाओं का वर्णन है। प्रकरण 3 में यहाँ दिया जाएगा कवि परिचय, कवि का परिचय होगा, सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता यानी सूफी कवि कैसे कबीर से अलग हैं, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, और ये प्रेम गाथा जो परंपरा है सूफी काव्य उसकी समाप्ति कैसे होती है, उसकी समाप्ति होगी। और सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि, और सूफियों में जो सूफी काव्य लिखने में जो हिंदू कवि हैं शामिल हैं उनका भी वर्णन किया जाएगा। इसके बाद राम भक्ति शाखा स्टार्ट होती है सगुण वाली में। तो प्रकरण 4 में सगुण आता है और इसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा को दिखाया गया है। अद्वैतवाद के विविध रूप स्वरूप और वैष्णव श्री संप्रदाय, रामानंद का समय, रामानंद के गुरु की परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके ग्रंथ और इनके वृत्त के संबंध में प्रवाद, इन प्रवादों पर विचार, हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ और राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता, भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास और राम भक्ति की श्रृंगारी भावना, राम भक्ति के अंतर्गत जो श्रृंगारी भावना है उसकी। इसके बाद प्रकरण 4 आता है और प्रकरण 4 में जो है कृष्ण भक्ति शाखा को शामिल किया गया है।
इसमें क्या है, वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य को दिखाया गया है। दार्शनिक सिद्धांत, उनके सिद्धांत क्या है, इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीवों के 3 भेद हैं, वो कौन कौन हैं, इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप क्या था और कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप क्या है, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप क्या है और देश की भक्ति भावना का सूफियों का प्रभाव, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव क्या पड़ा और कवियों का परिचय, अष्टछाप की प्रतिष्ठा और कृष्ण भक्ति परंपरा की श्री कृष्ण और कृष्ण चरित्र की कविता का रूप क्या है, इत्यादि इत्यादि पर बातें होंगी। और यहाँ पे आता है, चूंकि प्रकरण 4 नहीं रहा होगा, ये प्रकरण 5 है, मिस्टेक हो गया, ये क्या है, प्रकरण 5 था, ठीक है, ये 5 है, 4 तो ऊपर हम लोग देख चुके थे। अब आते हैं यहाँ भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं प्रकरण 6 में दी गई हैं। प्रकरण 6 में क्या है, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हैं। क्या है, भक्ति काव्य, इसमें किस चीज का वर्णन है तो देख लेते हैं। भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल स्वरूप, भक्ति काल का प्रवाह कैसे उमड़ा, पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव क्या है, कवि परिचय और सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के जो अन्य आख्यान काव्य हैं उनका जिक्र किया गया है। इसके बाद लेखक पहुंच जाते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के अंतर्गत। देखिए दोहरा नामकरण कर रहे हैं, उत्तर मध्यकाल और फिर रीतिकाल भी उसको कह रहे हैं। इसमें जो पहला प्रकरण है वो सामान्य परिचय देता है। रीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। रीति परंपरा का आरंभ कैसे होता है, रीति ग्रंथों के आधार क्या हैं और इनकी अखंड परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, संस्कृत रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता क्या है, कैसे संस्कृत के रीति ग्रंथों से इनके ग्रंथ भिन्न हैं, अलग हैं, इस भिन्नता का परिणाम क्या है, और लक्षण ग्रंथकारों का आचार्यत्व पर विचार किया जाएगा कि ये कैसे किस प्रकार के आचार्य हैं और इन ग्रंथों के आधार क्या हैं, शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना की जाएगी। रीति ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य देखा जाएगा, इनकी कृतियों की विशेषताएं देखी जाएगी और साहित्यिक विकास पर रीति परंपरा का प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ा उसको देखा जाएगा। रीति ग्रंथों की भाषा क्या है और रीति कवियों के छंद और रस, इन पर भी विचार किया जाएगा। अब आते हैं प्रकरण 2। प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि, इनके अंतर्गत जो कवि हैं उनका परिचय देखा जाएगा प्रकरण 2 में। प्रकरण 3 क्या है, तो रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उनको देखा जाएगा प्रकरण 3 में। इनके अंतर्गत क्या आएगा, इनके काव्य स्वरूप और विषय को देखा जाएगा कि ये रीतिकाल से हट करके जो अन्य कवि हैं ये किस प्रकार की रचनाएं कर रहे हैं, रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता क्या है, किस प्रकार ये रीति ग्रंथकारों से अलग हैं और इनकी विशेषता क्या है। इनके 6 प्रधान वर्ग हैं, श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार, वर्णनात्मक प्रबंधकार, सुक्तिकार और ज्ञानोपदेशक पद्यकार, भक्ति कवि, भक्त कवि, वीर रस की फुटकल कविताएं और इस काल का गद्य साहित्य और कवि परिचय, ये सब चीजें जो है प्रकरण 3 में देखा जाएगा। इसके बाद आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से 1980 तक का विवरण जो है शुक्ल जी ने दिया है और यहाँ प्रकरण फर्स्ट लिखते हैं और इसमें सामान्य परिचय देते हैं कि गद्य का विकास, सामान्य परिचय, गद्य का विकास कैसे हुआ उसी का परिचय देते हैं। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था पहले देंगे कि आधुनिक काल की के पूर्व की जो गद्य अवस्था थी वो कैसी थी, तो पहले ब्रजभाषा का जिक्र करेंगे। तो गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, उसके बाद कृष्ण शाखा के ग्रंथ की भाषा का स्वरूप क्या था, नाभादास के गद्य का नमूना कैसा है, 19वीं शताब्दी में और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य के ग्रंथ किस प्रकार के हैं, इन ग्रंथों की भाषा पर विचार होगा, ठीक है, विचार किया जाएगा। और काव्यों की टीकाओं के ग्रंथ का स्वरूप देखा जाएगा, जो काव्यों के ऊपर जो टीका लिखी गई हैं वो भी तो कुछ ग्रंथ के रूप में थोड़ा बहुत होंगी, तो उनके ग्रंथ के रूप का स्वरूप देखा जाएगा। इसके बाद खड़ी बोली गद्य पे आ जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं कि शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ कैसे हुआ, फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी कैसे होती है, उर्दू साहित्य का आरंभ कब से है, खड़ी बोली के स्वाभाविक देसी रूप का प्रसार,
और खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, इस भ्रम का कारण क्या है, क्यों भ्रम होता है, अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली की प्राचीन स्वरूप की झलक, इन सब प्रकरणों को क्या करना है, टॉपिकों को देखना है किसमें, आधुनिक काल में। फिर संत कवियों की बानी की खड़ी बोली, गंग कवि की ग्रंथ में उसका रूप, इस बोली का पहला ग्रंथकार पंडित दौलत राम के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप, मडोवर का वर्णन, इसमें इसका रूप, इसके प्राचीन कथित साहित्य का अनुमान, व्यवहार के शिष्ट भाषा के रूप में इसका ग्रहण, इसके स्वाभाविक रूप का मुसलमानी दरबारी रूप, उर्दू से भिन्नता, गद्य साहित्य में इसका प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण, जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, और गद्य की एक साथ परंपरा चलने वाले 4 प्रमुख लेखक जिसमें मुंशी सदा सुखलाल और उनकी भाषा, इंसाअल्लाह खां और उनकी भाषा, लल्लू लाल और उनकी भाषा, और सदा सुखलाल और उनकी भाषा, इनके बारे में जिक्र किया गया है। फिर सदल मिश्र और उनकी भाषा, लल्लू लाल की भाषा और उनकी भाषा में भिन्नता, अच्छा डबल हो गया क्या ये, इन चारों लेखकों की भाषा का सापेक्षिक महत्व क्या है, हिंदी में गद्य साहित्य परंपरा का प्रारंभ कब होता है, इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का क्या योगदान है, ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा का रूप क्या है, मिशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी कैसी है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, राजा राम मोहन राय के वेदांत भाष्य अनुवाद की हिंदी, वेदांत भाष्य अनुवाद की हिंदी के किस प्रकार की है, उदंत मार्तंड पत्र की भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ठीक है, और कह रहे हैं कि संवत 1860 के पूर्व की अदालती भाषा, इसके बाद अदालतों में हिंदी प्रवेश और उसका निष्कासन, कैसे हिंदी का प्रवेश होता है फिर निष्कासन हो जाता है, उर्दू प्रसार के कारण, फिर काशी और आगरे के समाचार पत्रों की भाषा, शिक्षा क्रम में हिंदी प्रवेश का विरोध, शिक्षा के क्रम में हिंदी का जब प्रवेश होता है स्कूलों में तो कैसे उसका विरोध होता है, हिंदी उर्दू के संबंध में गारसा दत्तासी का मत क्या है, उनका विचार क्या है, ये पहले प्रकरण में। प्रकरण 2 में क्या हम देखेंगे, गद्य साहित्य का आविर्भाव, कि गद्य साहित्य का आरंभ कैसे होता है। इसमें देखेंगे हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, शिक्षा उपयोगी हिंदी पुस्तकें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा, राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिंकाट की का हिंदी से प्रेम, लंदन के थे मतलब विदेशी थे, और राजा शिव प्रसाद की गुटका की हिंदी, और लोक मित्र अवध अखबार की भाषा, बाबू नवीन चंद्र राय की हिंदी सेवा, उन्होंने हिंदी के लिए क्या सेवा योगदान दिया। उसके बाद गारसा दत्तासी का उर्दू के लिए पक्षपात करना, हिंदी गद्य प्रसार और आर्य समाज का योग, श्रद्धाराम का हिंदी सेवा, हिंदी गद्य का भाषा स्वरूप निर्माण। इसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जब हो जाता है तो यहाँ देखेंगे प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन और सामान्य परिचय, यहाँ फिर आता है 1925 से 1950। फर्स्ट प्रकरण, इसमें भारतेंदु का प्रभाव, उनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से उनकी शैली की भिन्नता, गद्य साहित्य और उनका प्रभाव, खड़ी बोली गद्य की प्रकृति, साहित्यिक रूप प्राप्ति, और भारतेंदु और उसके सहयोगियों की शैली क्या थी, इनकी दृष्टि क्षेत्र और मानसिक अवस्थान, हिंदी का आरंभिक नाट्य साहित्य और इसका परवर्ती उपन्यास साहित्य, और भारतेंदु के जीवन काल की पत्र पत्रिकाएं। तो ये जो है भारतेंदु युग हो गया। अब जो है प्रकरण 2 में जो है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग होगा ना, नहीं प्रथम उत्थान है, यहाँ प्रथम वही है, ठीक है, उसी को यहाँ पर प्रकरण 2 में गद्य का प्रवर्तन लेकर के आते हैं प्रथम उत्थान के नाम से, और लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का वर्णन इनके बारे में, और उनकी जगन्नाथ यात्रा के बारे में, उनका पहला अनुदित नाटक कौन सा है उसके बारे में, उनकी पत्र पत्रिकाएं कौन सी है, उनकी हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा क्या थी, इस चंद्र चंद्रिका के सहयोगी कौन है, इसके मनोरंजक लेख कौन से थे, भारतेंदु के नाटक, इनकी विशेषताएं, इनकी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा क्या थी, इनके सहयोगी कौन कौन थे, उनकी शैली के 2 रूप क्या थे,
प्रताप नारायण मिश्र के बारे में चर्चा होगी, भारतेंदु जी से उनकी शैली की भिन्नता, कैसे वो अलग थे, उनका पक्ष रखा जाएगा, उनके विषय में जानकारी होगी, उनके नाटक होंगे। फिर बाल किशोर भट्ट पर आएंगे और उनका हिंदी प्रदीप का जिक्र होगा, उनकी शैली का जिक्र होगा, उनके गद्य प्रबंध और उनके नाटक का वर्णन होगा। फिर पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में जानकारी ली जाएगी, उनकी शैली की विलक्षणता क्या है, उनके नाटक कौन कौन है, उनकी पत्र पत्रिकाएं कौन है, समालोचना का सूत्रपात और लाला श्रीनिवास दास पे आएंगे, उनके नाटक कौन है, उनके उपन्यास कौन है, और ठाकुर जगमोहन पे आएंगे और उनकी प्रकृति प्रेम, उनके प्रकृति से किस प्रकार प्रेम था, उनकी शैली की विशेषता क्या थी। फिर बाबू तोताराम पे आएंगे और उनका पत्र देखेंगे, उनकी हिंदी में क्या योगदान है, क्या सेवा की है, उसको देखेंगे। भारतेंदु के अन्य सहयोगी जो हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। हिंदी का प्रचार कार्य, हिंदी का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया, इसमें बाधाएं किस प्रकार से आई, भारतेंदु और उनके सहयोगियों का उद्योग, उन्होंने क्या प्रयास किया, और काशी नागरी प्रचारित सभा की स्थापना कब होती है, पंडित गौरी दत्त का प्रचार काम, और पंडित गौरी दत्त जो है नागरी प्रचारी के लिए किस प्रकार से प्रचार करते हैं, सभा द्वारा नागरी उद्धार के लिए उद्योग, और सभा द्वारा जो है नागरी का विकास करने के लिए क्या प्रयास किए गए, क्या उद्योग किए गए, सभा के साहित्यिक आयोजन और सभा की स्थापना के बाद की चिंता और व्याग्रता इत्यादि पर इसमें विचार किया जाएगा प्रकरण 2 में। अब आता है प्रकरण 3। प्रकरण 3 जो है गद्य साहित्य का प्रसार है, जिसे द्वितीय उत्थान के नाम से जाना जाता है। इसका सामान्य परिचय पहले दिया जा रहा है। इस काल की चिंताएं और आकांक्षाएं के बारे में जिक्र किया गया। इस काल के लेखकों की भाषा का बात की जाएगी, इनके विषय और शैली की बात की जाएगी, इस काल के नाटक के बारे में, निबंध के बारे में, समालोचना के बारे में और जीवन चरित्र के बारे में जिक्र किया जाएगा। अब आता है प्रकरण 4। इसमें गद्य साहित्य का निर्माण कैसे होता है, नाटक है, बंग भाषा की अनुदित अनुवाद से होता है, अंग्रेजी और संस्कृत की से अनुदित होता है, यानी नाटक कहाँ कहाँ से आते हैं उसका जिक्र किया जाएगा। फिर उपन्यास के बारे में आएंगे, कुछ अनुदित होंगे, कुछ मौलिक होंगे, छोटी छोटी कहानियों के बारे में आएंगे, आधुनिक कहानियों का स्वरूप का विकास होगा, पहली मौलिक कहानी कौन सी है, अन्य भाव प्रधान कहानियां हैं, हिंदी की श्रेष्ठ कहानी, और प्रेमचंद का उदय कब होता है। निबंध पर आएंगे और निबंध में देखेंगे इसके भेद क्या हैं, इसका आधुनिक स्वरूप क्या है, निबंध लेखक के तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से भिन्नता, और निबंध परंपरा का आरंभ कब से होता है, 2 अनुदित ग्रंथ कौन से हैं, निबंध पर लेखक परिचय और समालोचना, और भारतीय समालोचना का उद्देश्य क्या है, यूरोपीय समालोचना क्या है, हिंदी में समालोचना, साहित्यिक और विकास इत्यादि पर चर्चा जो है प्रकरण 4 में किया जाएगा। अब आते हैं प्रकरण 5, गद्य साहित्य की वर्तमान गति। इसको तृतीय उत्थान दिया गया है ना, और सामान्य परिचय, यहाँ पर भी सामान्य परिचय दिया गया। ठीक है, ऊपर हमने देखा गद्य साहित्य का निर्माण, और यहाँ देख रहे हैं गद्य साहित्य की वर्तमान गति, किस गति से चल रहा है। तो ये गद्य के बारे में अभी हम देख रहे हैं। फिर देखें, इसमें देखेंगे परिस्थिति, दिग्दर्शन, लेखकों और ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, कुछ लोगों की अनाधिकारित चेष्टा और आधुनिक भाषा का स्वरूप, गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण और उनकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उपन्यास और कहानी के बारे में, छोटी छोटी कहानियां और नाटक और निबंध और समालोचना और काव्य मीमांसा इत्यादि पर जिक्र किया जाएगा। उसके बाद आधुनिक काल काव्यखंड की बात करते हैं, और गद्य में था, अब पद में आ जाते हैं। इसमें भी प्रकरण फर्स्ट दिखाया गया है, काव्यखंड, जिसमें पुरानी धारा के रचनाएं चलती हैं, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवियों का परिचय देखेंगे, पुरानी परिपाटी से संबंध रखने वाले, साथ ही साहित्य की नवीन गति प्रवर्तन में योग देने वाले कवि भारतेंदु द्वारा भाषा परिष्कार का कार्य किया गया, उसको देखेंगे, उनके द्वारा स्थापित कवि समाज को देखेंगे, उनके भक्ति श्रृंगार के पद देखेंगे, और कवि परिचय प्राप्त करेंगे, कवियों का परिचय भी देखेंगे। प्रकरण 2 में काव्यखंड की नई धारा का जिक्र किया गया है, जिसे प्रथम उत्थान नाम दिया गया है। काव्य धारा का क्षेत्र विस्तार से दिखाया जाएगा, विषयों की अनेक रूपता और अनेक विधान में परिवर्तन, इस काल के प्रमुख कवि के बारे में, भारतेंदु वाणी का उच्चतम स्वर
और उनके काव्य विषय और विधान का ढंग क्या है। प्रताप नारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध कौन से हैं। बद्रीनारायण चौधरी का कार्य और कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना और नए विषयों पर कविता लिखने की जो चेष्टा है उसको देखेंगे। इसके बाद प्रकरण 3 आता है काव्यखंड में, जो नई धारा के नाम से है, जिसे द्वितीय उत्थान कहा गया, जिसमें पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौम मार्मिकता को देखेंगे, ग्राम गीतों की मार्मिकता देखेंगे, प्राकृतिक स्वच्छंदतावाद का स्वरूप देखेंगे, हिंदी काव्य में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम आभास होता है, इसको देखेंगे। इसमें अवरोध क्या क्या विरोध आते हैं, क्या रुकावटें आती हैं, इस अवरोध का की प्रतिक्रिया क्या होती है। फिर श्रीधर पाठक को देखेंगे, हरिऔध को देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, द्विवेदी मंडल के जो अन्य कवि होंगे उनको देखेंगे। इस मंडल के बाहर के जो काव्य भूमि है, इस मंडल से हट करके जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको भी देखेंगे। फिर प्रकरण 4 पे आएंगे, काव्यखंड की नई धारा, जिसे तृतीय उत्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान काव्य धाराएं या सामान्य परिचय देखेंगे, यानी अंतिम जो छायावाद के रूप में जानी जाती है। कह रहे हैं खड़ी बोली के पद के 3 रूप और उनके सापेक्षिक महत्व को देखेंगे। हिंदी के नए छंदों पर विचार करेंगे। काव्य की वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण और वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव देखेंगे। चली आती हुई काव्य परंपरा के अवरोध के लिए प्रतिक्रिया, नूतन परंपरा का प्रवर्तक कवि देखेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे, इनके वास्तविक लक्ष्य क्या हैं, रहस्यवाद और प्रतीकवाद और छायावाद क्या है, हिंदी में छायावाद का स्वरूप और परिणाम क्या है, भारतीय काव्य धारा में इनका पार्थक्य क्या है, इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है, छायावाद शब्द का अनेकार्थी प्रयोग क्या है, छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादों के परिवर्तन के अनधिकार चेष्टा, छायावाद की कविता का प्रभाव देखेंगे। आधुनिक कविता की अन्य धाराएं देखेंगे। स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर प्रवृत्त कवियों के बारे में जानेंगे और खड़ी बोली पद की 3 धाराओं को भी देखेंगे, जिसमें ब्रजभाषा काव्य परंपरा, द्विवेदी काल की प्रवृत्ति हुई खड़ी बोली की काव्य धारा और इस धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है, छायावाद का प्रारंभ कैसे होता है, इसका स्वरूप क्या है, इसके 2 अर्थ कौन कौन से हैं, इन अर्थों के अनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण और इनकी कविता का स्वरूप देखेंगे। कवि परिचय प्राप्त करेंगे और अन्य उल्लेख्य कवियों को देखेंगे और स्वच्छंद धारा और उसके कवियों पर विचार किया जाएगा। तो ये सब टॉपिक हो गए। तो ये हमारा रहा विषय सूची। इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं काल विभाग पर। ठीक है, काल विभाग पर अब हम लोग पहुंच गए हैं, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम आदिकाल पर आ जाएंगे। तो अब जो है शुक्ल जी ने जो बंटवारा किया है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको देखेंगे नहीं, इसको जो है क्योंकि यहाँ लास्ट में देखना उचित नहीं है, इसको हम आदिकाल के साथ ही क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत इतना ही, क्योंकि ये क्लास जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बस इतना ही। आप सभी को इस क्लास के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाला जो वीडियो का लिंक है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है।